नमस्कार दोस्तों। पूछो पूछो कुछ भी पूछो के पहले एपिसोड के साथ हाजिर हूँ मैं। मैंने रविवार को आपसे आग्रह किया था कि आपके जो भी जिज्ञासा हो आप यहाँ रखें और मैं अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन 17 अप्रैल को उनके जवाब दूंगा। कोशिश ये है कि महीने में 2 बार ये कार्य किया जाए और आपसे एक सीधा संवाद किया जाए, जो कि 3 साल पहले पेंडेमिक के दौरान मैं करता था। तो उसी के तहत ये पहला एपिसोड मैं जारी कर रहा हूँ। पहली बार ज़्यादा जिज्ञासाएं नहीं आई हैं जैसा कि होता है, और बमुश्किल 4 सवाल हैं, लेकिन 4 सवाल में ही कई सारे सवाल हैं, इसलिए एक एक कर मैं उन सवालों के जवाब देना चाहूँगा। तो सवाल नंबर 1 है शिव ओम गुप्ता जी का। शिव ओम गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि मुंबई में इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के लिए मौके बताएं। थैंक्स इन एडवांस। शिव ओम गौतम जी, मौक़ों की तलाश तो आपको खुद आकर करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है कि क्या मौके हैं और किस तरीके से मौके हैं, क्योंकि माहौल पूरा बदल चुका है। मैं जिन दिनों सक्रिय रहा फिल्म पत्रकारिता में, जिन लोगों ने आपकी तरह कोशिश की जानने की और मुंबई पहुंचने की, उनमें कुछ की मैंने मदद की, कुछ मेरे साथ आए, और उनमें से आज कुछ दमकते सितारे हैं फिल्म पत्रकारिता के और चमक रहे हैं वे सारे लोग। तो ये कोई एक फार्मूला या कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आप आएंगे मुंबई में फिल्म पत्रकारिता करने और आपको एक स्थान मिल जाएगा। इसके लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, या फिर अलग अलग मीडिया हाउसेस में जो लोग अभी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, और उनके जरिए हो सकता है कोई संभावना आपके लिए बन जाए। वैसे बेहतर तो ये है कि सिनेमा पर अगर कुछ लिखना और बोलना है आज की तारीख में, तो उसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से यह काम शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक नज़रिया हो और एक नज़र हो। ये दोनों अगर आपके पास है तो आप सिनेमा पर कुछ भी लिख और बोल सकते हैं। हाँ, सिर्फ प्रतिक्रियाओं से काम मत चलाइएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वालों की भरमार है। वे लोग कुछ जोड़ते नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और फिर निकल जाते हैं। वे कुछ भी ठोस बात नहीं करते हैं और ना अपनी बातों पे ही टिके रहते हैं। तो उससे बचिए और काम शुरू कर दीजिए आप। फिर राजेंद्र शर्मा जी का सवाल है। राजेंद्र शर्मा जी दिल्ली में रहते हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, सीनियर हैं हमारे जेएनयू के। उनका सवाल है कि जुबली के शुरू के एपिसोडों में नया पैसा विभाजन के फौरन बाद चूक या, जी हाँ, वो जानना चाहते हैं कि ये कोई चूक हुई है क्या कि नया पैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। विक्रमादित्य मोटवानी की वेब सीरीज है जुबली, जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आ रही है, और बहुत ढेर सारे इसके प्रशंसक बने हुए हैं। लेकिन जुबली के अपनी असंगतियां हैं, अपनी विसंगतियां हैं, जिस पर कभी विस्तार से कोई बात करे तो बात की जा सकती है कि वहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। राजेंद्र शर्मा जी का जो सवाल है कि नया पैसा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है आज़ादी के तुरंत बाद की इन घटनाओं में, क्योंकि जुबली सीरीज जो आप देख चुके होंगे या देख रहे होंगे, यह 1947 से लेकर 1953 तक की कहानी कहती है। तो 6-7 सालों में ये बातें होती हैं। वहाँ नया पैसा शब्द इस्तेमाल करना कोई चूक है या सचमुच नए पैसे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, नया पैसा पहली बार अस्तित्व में 1 अप्रैल 1957 को आया था और 1964 तक ये रहा। उसके बाद से इसका वितरण बंद हो गया था, नए पैसे का चलन बंद हो गया था। तो अगर सीरीज में इनको चर्चा करनी थी तो नया पैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना था, इनको पैसा शब्द से ही काम चलाना था। लेकिन शायद रिसर्च का जो उत्साह होता है, अपनी तरफ से कुछ सोच लेना होता है, सोच लिया होगा कि आज़ाद हो गया देश तो नया पैसा ही इस्तेमाल हुआ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ, इस पर विचार हुआ था और बाद में जब 1957 में इसे चालू किया गया तो जैसा कि फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल की तारीख चुनी गई थी और उस दिन से यह जारी किया गया। लेकिन 1964 में ये फिर बंद कर दिया गया।
उसकी ढलाई बंद हो गई, सिक्कों की ढलाई बंद हो गई, उस 1 पैसे की ढलाई बंद हो गई थी। उत्कर्ष सिंह का सवाल है कि हिंदी सिनेमा के प्रतीकवाद पर कुछ बताएं। एक अच्छा दर्शक बनने की आवश्यक शर्तें क्या है? मैं दूसरी बात से शुरू करूँगा कि एक अच्छा दर्शक बनने के लिए ज़रूरी है कि आप पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और खुले विचार के साथ, खुले दिमाग के साथ आप कोई भी फिल्म या कोई भी शो देखें और फिर सामाजिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी भी उतनी ही स्ट्रांग हो, उनके बारे में आपने पढ़ रखा हो, समझ रखा हो। और कोई भी सीरीज़ देखने के पहले, कोई भी फिल्म देखने पहले कोशिश कीजिए, अपने तय कोशिश कीजिए, सिर्फ पीआर मटेरियल ही मत पढ़िए, और भी रिसोर्सेज के जरिए और भी स्रोतों के जरिए जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि उस सीरीज़ में क्या बातें की गई हैं, उसका पृष्ठभूमि क्या रखा गया है, उसमें और कौन सी बातें आ सकती हैं या आई हैं, उनकी जानकारी रखिए। उनसे संबंधित सारी जानकारियां आप बटोर लेंगे तो आपको सीरीज़ देखने में भी आनंद आएगा, आपको फिल्म देखने में भी आनंद आएगा, और फिर आप सिर्फ किसी एक्टर से, किसी डायरेक्टर से या चल रहे सीन से प्रभावित नहीं होंगे। आप खुद की अपनी सोच रखेंगे और उस हिसाब से चीज़ों को तय करेंगे। पंकज झा कश्यप आए हैं, इन्होंने जुबली में काम किया है, बधाई आपको, और आपका काम बेहतरीन है। फिर उमर फारूक साहब आए हैं, उनके पास कई सारे सवाल हैं। मुख्य रूप से 3 सवाल उन्होंने पूछा है और तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इसलिए मैं उनके एक एक कर जवाब दूंगा, और ये अपने आप में आज के लिए काफ़ी होगा, आधे घंटे के लिए काफ़ी होगा। और मैं देखता हूँ हिंदी सिनेमा पतन की ओर क्यों चली जा रही है, मुख्य कारण क्या है? फारूक साहब, हिंदी सिनेमा पतन की ओर जा रही है, हिंदी सिनेमा पतन की ओर जा रहा है कहना ज़्यादा उचित होगा। इस पर विचार करना पड़ेगा, क्या ये पतन है या कोई और तरीके का भटकाव है। मैं इसे भटकाव मानता हूँ, मैं इसे पतन नहीं मानता हूँ, क्योंकि हिंदी सिनेमा जैसी पहले बन रही थी, जितनी घटिया बन रही थी उतनी ही घटिया बन रही है, जितनी अच्छी बन रही थी उतनी ही अच्छी बन रही है, प्रतिशत उसका वही है। हाँ, इधर कुछ फिल्में नहीं चल पाई हैं जो पहले चल जाती थी, इसलिए आपको लग रहा है कि हिंदी सिनेमा का पतन हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हिंदी सिनेमा यथास्थिति में है और उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, हिंदी सिनेमा को कोई उठान लेना है, कोई उफान लेना है, तो उसमें भारी परिवर्तन करना होगा, और उसके लिए बंदे तैयार हैं, बस उनको मौका मिले और वे लोग सामने आ जाएं तो आप निश्चित रूप से उनको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए आपकी इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ कि हिंदी सिनेमा पतन की ओर जा रहा है। उनका अगला सवाल है, क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों में दक्षिण फिल्में आज उरूज पर क्यों हैं? ये एक धारणा है सिर्फ कि दक्षिण की फिल्में उरूज पर हैं, सच्चाई ये नहीं है। आप देखें कि पिछले साल ही मैंने एक पूरे डिटेल के साथ ये स्टोरी की थी और मैंने बताया था कि कैसे प्रतिशत लगभग एक ही है। दक्षिण की चारों भाषाओं की फिल्मों को मिला लें आप, और वहाँ जितनी फिल्में हिट हुई हैं उनकी संख्या आप देखें, उनके नंबर देखें, उनके नाम देखें आप। हिंदी में जितनी फिल्में बनी हैं उनमें कितनी फिल्में हिट हुई हैं, कितनी फिल्में चली हैं, वो देखें आप। दोनों को मिला करके, तुलना करके आप देखेंगे तो प्रतिशत लगभग एक जैसा ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण की फिल्में उरूज पर हैं और हिंदी की फिल्में पतन पर हैं। दोनों फिल्में एक तरीके से चल रही हैं। हाँ, ओटीटी के आने के बाद से यह ज़रूर हुआ है कि दर्शक अब दक्षिण की फिल्में आसानी से देख रहे हैं और उनके दर्शक मिल रहे हैं। पहले ये दर्शक डब फिल्में देखते थे, हिंदी में डब की हुई फिल्में यूट्यूब पे देखते थे या किसी और जरिए से देखते थे। अब वे है कि तत्काल देख लेते हैं, उसी समय देख लेते हैं जिस समय ये फिल्में रिलीज होती हैं। विमल चंद्र पांडे जी यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं कि दक्षिण ही नहीं, हॉलीवुड में भी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। सही बात कर रहे हैं, हर जगह का हाल ही है, दर्शक का प्रोफाइल बदला है।
उन दर्शकों के प्रोफाइल को देखते हुए अब जिस तरीके से सिनेमा और तकनीक का इस्तेमाल हो जाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है। ओटीटी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन हम अपने देश में और दूसरे देशों में भी ओटीटी अपनी वह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है। उसके कई सारे कारण हैं। उसमें स्थानीय प्रशासन का भी हस्तक्षेप है, उसमें दर्शकों की रुचि का भी सवाल है। लेकिन पैन इंडियन ही, अब तो पैन ग्लोब सिनेमा बनाने की चल रही है बात। लोग ऐसी फिल्म लेके आना चाहते हैं, लोग ऐसा प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में एक साथ पॉपुलर हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपकी स्थानीयता, अगर आपकी विशिष्टता ही नहीं रहेगी तो फिर क्या बात होगी? दर्शकों को खुश करने के हिसाब से जब फिल्में बनाई जाएंगी तो यही पतन वाली बात होगी, यही न चलने वाली बात होगी। बेसिक चीज़ है कि जो जितना लोकल होगा वह उतना ग्लोबल होगा। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे, हमारे फिल्म मेकर ध्यान में रखेंगे, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्यूरेटर ध्यान में रखेंगे, उतने ही वे सफल होंगे। आशीष कुमार जी का सवाल है कि क्या ओटीटी के आने के बाद से हिंदी सिनेमा को आघात पहुंचा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आघात पहुंचा है। यह उसका विस्तार हो गया है। तो विस्तार जब भी होता है, घर में जैसे ही एक नया सदस्य आता है तो उस सदस्य को अपनी एक जगह चाहिए होती है। वह सबका प्यारा होता है, वह सबकी गोद में होता है, लेकिन फिर उसको वो जगह बनाने में समय लगता है और उसकी अपनी एक पोजीशन बनने में जो वक्त लगता है, वही वक्त अभी लग रहा है। और उसी की वजह से हमें लग रहा है कि किसी को झटका लग गया है, किसी को आघात लग गया है। कोई एक समुदाय या कोई एक क्षेत्र का सिनेमा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। सब कुछ यथास्थिति चल रही है, कहीं भी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत ही हल्का मामूली परिवर्तन हुआ है। उमर फारूक साहब का अगला सवाल है कि हिंदी सिनेमा 2 पार्ट में बांट दिया गया है, मुस्लिम बनाम हिंदू, इससे हिंदी फिल्म जगत का अंजाम क्या होगा? यह ऑब्जर्वेशन कुछ हद तक सही है कि हिंदू बनाम मुस्लिम का एक बंटवारा हिंदी फिल्मों में करने की कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में जाहिर सी बात है, कौन कौन प्लेयर सक्रिय हैं उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका मकसद क्या है, उनकी चाहत क्या है, आखिर वे क्या करना चाहते हैं। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर से दोहरा रहा हूं कि हिंदी फिल्मों का एक सेकुलर मिजाज रहा है। यह सेकुलर मिजाज वर्तमान राजनीति के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों को पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सॉरी जिसकी वजह से यह सारा बंटवारा और इस तरीके की बातें की जा रही हैं और यह दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान जो सक्रिय हैं मनोरंजन जगत में, वे देश के प्रति वफादार नहीं हैं, वे राष्ट्रवादी नहीं हैं और वे देशभक्त नहीं हैं और नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह धारणा लगातार आपके दिमाग में, समाज के दिमाग में बिठाई जा रही है कि मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, वो मुसलमान समाज में हो या सिनेमा में हो, उनकी देशभक्ति पर बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। उसी सवालिया निशान की वजह से यह बंटवारा दिख रहा है और यह और गहरा हो रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अब हिंदी फिल्मों में उन कलाकारों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है जो मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं या मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उनके काम में भी कटौती हुई है और यहाँ तक अब ये दुर्भावना बढ़ गई है, गहरी हो गई है कि यहाँ तक सुनने में आया है मुझे कि हिंदी फिल्मों के संवादों से उर्दू के शब्द हटाए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाए ताकि हिंदी फिल्में हिंदी हो सके, ताकि हिंदी फिल्में हिंदी हो सके और हिंदुओं की हो सके।
अभिषेक शरण आए हैं, उनका सवाल है ओटीटी पर सेंसर होना चाहिए या नहीं। बहुत सारे कंटेंट घर में बैठ नहीं देख पाते। अभिषेक शरण जी, मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि सेंसर तो होना ही नहीं चाहिए, वो ओटीटी हो कि सिनेमा हो। आपको क्या देखना है नहीं देखना है, या आप झलक से, ट्रेलर से, या उसके बारे में लिखी जा रही बातों से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आप खुद का सेंसर तो पहले जाके कीजिए, आप खुद पर काबू कीजिए कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। और ऐसा नहीं होता है, जो ओटीटी पर प्रोग्राम आ रहे हैं, जो वेब सीरीज आ रही है, वहाँ उम्र बताई जाती है कि इस उम्र से कम उम्र वाले दर्शक इसे न देखें। तो ये तो आपको अनुशासन करना होगा ना, कि आपके घर में बच्चे अगर 16 साल से कम के हैं तो वे उस सीरीज को ना देखें, एडल्ट कंटेंट ना देखें। अगर आप ही काबू नहीं रख पाएंगे अपने घर में, तो बाकी समाज में और देश में सेंसर लाने की बात करने का क्या मकसद है। सबसे पहले तो आपको अपने घर में सेंसर करना पड़ेगा चीज़ों को संभालने के लिए। आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं कि हिंदी फिल्म पत्रकारिता का स्तर नीचे गया या ऊपर गया है। आशीष जी, ऐसे सवाल ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। स्तर ऊपर गया है कि नीचे गया है, यह तत्काल मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 10 सालों के बाद जज किया जा सकता है कि ये स्तर ऊपर गया है कि नीचे गया है। जैसा कि एक सामान्य सी बात है कि हमेशा बेहतर लिखने वाले भी होते हैं और हमेशा बदतर और लोकप्रिय लिखने वाले लोग भी होते हैं। जो बेहतर लिखता है वह कम लोकप्रिय होता है, जो सामान्य चीज़ें लिखता है, जो गॉसिप लिखता है, जो चटखारी बातें लिखता है, वो ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो ये हमेशा रहा है, शोभा के ज़माने से रहा है, उनके पहले से रहा है, तो ये आज भी चल रहा है। हाँ, संपादकों के फोकस बदल गए हैं, फिल्म पे पृष्ठ के प्रभारियों के फोकस बदल गए हैं। और जो एक नया ट्रेंड चला है सोशल मीडिया और डिजिटल आने के बाद से, कि किस स्टोरी को कितना हिट मिलता है, किस स्टोरी को कितने ज़्यादा पाठक देखते हैं या पढ़ते हैं। ये जो एक दबाव आ गया है पत्रकारिता के ऊपर, उससे ज़रूर हिंदी फिल्म पत्रकारिता का या तमाम पत्रकारिता का नुकसान हो रहा है, और वो सामने जाहिर है, दिख रहा है वो। तो आज मेरा ख्याल है इतना ही मैं करूँगा। 18 मिनट लगभग बात हो चुकी है, और ये शुरुआत है, और महीने में 2 बार मैं करूँगा। पूछो पूछो कुछ भी पूछो। जाहिर सी बात है, हिंदी सिनेमा से संबंधित बातें हों, भारतीय सिनेमा से संबंधित बातें हों तो ज़्यादा अच्छा है। मैं हॉलीवुड फिल्में आम तौर पर नहीं देखता हूँ, और न मैं उसकी परख रखता हूँ, न मैं उसको फॉलो करता हूँ, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही सामान्य सी बातें कर सकूँगा मैं। हाँ, हिंदी सिनेमा के अंदर खाते में क्या हो रहा है, हिंदी सिनेमा के बाहर खाते में क्या हो रहा है, उस पर जो मेरी जानकारी है वह मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर 15 दिनों के बाद अगले पक्ष में। अगर आप लोग लगातार मिलते रहें और सवाल ज़्यादा हो जाए, बात आधे घंटे की हो सके, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इसे हर हफ्ते कर दूँ। फिलहाल इरादा यही है कि पक्ष में एक बार आऊँगा मैं। फरीद खान जी पूछ रहे हैं कि मुनाफा बाहर जा रहा है नेटफ्लिक्स और अमेजन पर जो फिल्में चलती हैं, तो ये इस इक्वेशन को, बिजनेस के इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि वास्तव में कौन फायदे में जा रहा है। ये जरूर है कि नेटफ्लिक्स, अमेजन और दूसरे प्लेटफॉर्म निर्माता के तौर पर अब उभर कर सामने आ रहे हैं, और वे लोग कंटेंट खुद बनवा रहे हैं जिसको ओरिजिनल कंटेंट के नाम पर चला रहे हैं। तो इस इक्वेशन को, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है और मैं चीज़ों को अभी जो देख पा रहा हूँ, ये है कि उसकी वजह से कई सारी प्रतिभाओं को काम मिल रहा है और उनको अपने काम का भुगतान हो रहा है। और इस ग्लोबल एज में, इस ग्लोबल और डिजिटल दुनिया में, अब हम इस तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि कौन सा पैसा कहाँ रहेगा और कौन सा पैसा कहाँ जाएगा।
प्रतिमा पूछ रही है जुबली की काफ़ी चर्चा। हाँ प्रतिमा, जुबली की काफ़ी चर्चा है और काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा बॉम्बे टॉकीज़ का इतिहास पढ़ लेना चाहिए और उस दौर के सिनेमा के बारे में पढ़ लेना चाहिए। एक तो दौर को ही लगभग 10 साल आगे खिसका दिया गया है। एक्चुअल घटनाएं 1936 के बाद होती हैं और भारत में स्टूडियो सिस्टम आज़ादी के पहले लगभग ख़त्म हो चुका था। आज़ादी के बाद जो बड़ा स्टूडियो बन के आया वो आर.के. स्टूडियो आया, जो जुबली में खन्ना स्टूडियो के तौर पर आप मान सकते हैं। लेकिन बाकी तो मुझे यह एक सामान्य सरल सा सीरीज़, हाँ क्राफ्ट के लेवल पर बड़ा है, क्राफ्ट के लेवल पर बहुत अच्छा है, लेकिन अभिनय के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से उसमें बहुत सारी असंगतियाँ और विसंगतियाँ हैं जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और आगे भी कहूँगा। अगर कभी कोई डिस्कशन हो तो उस पर विस्तार से बातें की जा सकती हैं। उसमें एक पहलू मैं आप सभी के सामने ये सवाल रखता हूँ कि जो रशियन और अमेरिकन इंटरवेंशन दिखाया गया है, जो हस्तक्षेप दिखाया गया है, वह कितना वास्तविक है। मैं भी शोध कर रहा हूँ, मैं भी खोज रहा हूँ, आप भी खोजिए और बताइए मुझे कि वास्तव में उसकी सच्चाई क्या है या उसके पीछे मकसद कुछ और है। मुझे मकसद कुछ और दिख रहा है। और हाँ, इस सीरीज़ में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसी दिखाई गई हैं, उसको फेस वैल्यू पर मत लीजिए, नहीं तो आप हो सकता है कि अशोक कुमार जैसी हस्ती को मान लें कि वह एक अपराधी थे। अशोक कुमार अपराधी नहीं थे, जैसा कि फिल्म में, जैसा कि इस सीरीज़ में मदन कुमार को दिखाया गया है। एक छोटा सा मेरा सवाल भी है आप सबसे कि इस सीरीज़ में सभी ग्रे कलर के क्यों हैं, सभी अपराध के पृष्ठभूमि क्यों रहते हैं, सभी आपराधिक प्रवृत्तियों में क्यों शामिल हैं, यह भी जानने की बात है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के पहले जो हिंदी सिनेमा विकसित हुआ उसमें काफ़ी पैशनेट लोग काम कर रहे थे, वो सारा इस सीरीज़ में गायब है। यह सिर्फ 6 लोगों की कहानी है और इस 6 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। थ्रिलर ज़रूर है, रोमांच होता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही सच्चाई है जुबली की? क्या यही सच्चाई है हिंदी फिल्मों के अतीत की? इस पर सोचिएगा, फिर से इस सीरीज़ को देखिएगा और फिर तय कीजिएगा। जी, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अखिलेंद्र मिश्रा जी अभी आए हैं, उनको भी नमस्कार। और मैं आज या कल में इस वीडियो को यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। तो यह एक सिलसिला अभी फ़िलहाल एक पक्ष में एक बार, मतलब 15 दिनों में एक बार चलेगा और आप सभी को पसंद आया हो, आप चाहते हो कि ये ज़्यादा चले तो हर हफ्ते भी लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।